नमस्कार, मैं हूं आलोक मोहन नायक और चूचू की गप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है वो आप लोगों को मजेदार लगेगा। और साथ में जो हम लोगों का एक कैरेक्टर है, चरित्र है समाज के अधिकतर लोगों का, वो उसको प्रतीक के रूप में हमने लिया है। किसी व्यक्ति विशेष को लेकर या किसी घटना विशेष को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति पर या उस घटना पर चर्चा नहीं होती। जैसे एक बहुत कॉमन सा डायलॉग है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि हर व्यक्ति को, हर मध्यम वर्गीय परिवार में व्यक्ति को लगता है कि देश को भगत सिंह की जरूरत है, लेकिन वो पैदा हो बाजू वाले के घर में। और हमारे घर में कोई अडानी, कोई अंबानी, कोई टाटा, कोई बिरला, कोई सिंघानिया पैदा हो। इसी तरह से एक नई बात हम लोगों के आजकल चर्चा में है कि हर आदमी को लगता है कि जो उसकी पत्नी है वो घूंघट में हो, वो तमाम संस्कार, तमाम चीजें अपनाए, वैसी हो। लेकिन हमारी जो प्रेमिका हो वो स्लीवलेस में हो, सेक्सी हो। तो इस तरह की जो एक दोहरे मापदंड समाज में है, जो एक दोहरी बात चल रही है, आज का विषय इसी चर्चा में है। ये विषय शुरू हुआ, किसी एक व्यक्ति ने विवाह किया जिसने हमेशा नारी के स्वतंत्रता की लेकर बात की, नारी के मूल्यों को लेकर बात की, लेकिन जब उसकी खुद की तस्वीर आई तो उसकी पत्नी को घूंघट में दिखाया गया। एक किसी व्यक्ति विशेष की बात है, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, और इस बात से बात ट्वीट होना शुरू हुए, ट्रेंडिंग शुरू हुआ सोशल मीडिया पर। तो हमारे साथ नीरज वाजपेयी जी मौजूद हैं। नीरज वाजपेयी जी एक वरिष्ठ पत्रकार है और पिछले 25-30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। आप सीएनबीसी आवाज में संपादक रहे, और आपका एक बड़ा मशहूर शो था जो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों ने, ज्यादातर लोगों ने देखा होगा। आवाज अड्डा करके आप एक शो करते थे, आप हमेशा से समाज की आवाज उठाते रहे हैं। आज मैं उनका आभारी हूं कि वो हमारे शो में आए हैं और हम लोगों की तरफ से वो अपनी आवाज उठाएंगे, बात करेंगे। नीरज जी, सबसे पहले बात हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक, अगर व्यक्ति को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी जब तक कोई महिला प्रेमिका रहे तो सेक्सी रहे, स्लीवलेस ड्रेस में रहे, लेकिन जब उसकी पत्नी बन जाए तो घूंघट में आए। ये किस तरह का चरित्र है, और किसकी पत्नी क्या पहनती है और किस तरह से पहनती है, हमारा कंसर्न क्यों होना चाहिए? मैं दोनों चीजें आपसे समझना चाहता हूँ, नीरज वाजपेयी जी। ओके, आलोक जी, सबको नमस्कार। देखिए, जो समाज अध्ययन होता है ना, उसमें चीजें धीरे धीरे इवॉल्व होती हैं। जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको लेकर के चर्चा हम लोग कर रहे हैं, बिना नाम लिए मैं कहूँ कि मुझे लगता है कि वो सोशल मीडिया के इस चीज से बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो किया था। लेकिन उसको साइड में रखिए आप। ये बात आपकी सही है कि हर आदमी चाहता है कि मेरी पत्नी तो बहुत संस्कार वाली हो, वो घूंघट में रहे, एकदम ठीक ठाक से रहे और अच्छे ठीक ढंग से कपड़े पहने, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है उसके अंदर। लेकिन मैंने कहा ना, ये समाज के हर स्तर पे अलग अलग है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ज्यादातर हमने देखा कि ये चीज होती है। और जब आपकी गर्लफ्रेंड है या दोस्त है या आप कॉलेज में जा रहे हैं या इवन आपकी कलीग है ऑफिस में, तो आपका नजरिया दूसरा रहता है। उसका शायद मुझे कारण ये लगता है कि आप इवॉल्व नहीं हुए हैं, आपकी परवरिश उस तरीके से अभी हुई नहीं है कि आप उस चीज को करें। क्योंकि वही चीज जब आप किसी और समाज के स्ट्रेटा में जाते हैं तो आपको फर्क नहीं दिखता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर समाज के एक स्तर का इवॉल्वमेंट होता है, तो उसकी वजह से आपको ये हिपोक्रेसी देखने को मिलती है। एक बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, मैं चूंकि मैं उसका पीजी हूं तो मैं अक्सर जिक्र, मुझे यही याद आता है। उन्होंने अपनी किताब में जिक्र लिखा कि समाज कैसे कैसे इवॉल्व होता है। तो एक हस्बैंड वाइफ है और उनका एक दोस्त हस्बैंड वाइफ है। तो वो मिलने जाते हैं उनके घर में, वो लोग कहते हैं हम लोग बाहर डिनर करेंगे। तो जिनके घर में मिलने जाते हैं वो अपनी गाड़ी निकालते हैं, और उस गाड़ी में बैठने के क्रम से आप सामाजिक विकास के क्रम को समझिए। जिस जिनकी गाड़ी थी, अगर वो और उनकी पत्नी अगली सीट पे बैठे हैं और जो गेस्ट उनकी वाइफ तो पीछे सीट पे बैठे हैं, तो ये समाज का एक स्तर है। एक दूसरा स्तर है कि दोनों पुरुष आगे बैठेंगे, दोनों महिलाएं पीछे बैठेंगी, जो आमतौर पे होता भारत में। तो ये एक समाज का दूसरा स्तर है। एक तीसरा स्तर ये है कि जो गेस्ट है उसकी वाइफ आगे बैठे और उसकी पत्नी पीछे बैठे, यानी क्रॉस हो जाए। ये एक तीसरा स्तर है। ये दिखाता है, एग्जाम्पल से वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप जैसे जैसे इवॉल्व होते हैं ना, तो आपका भरोसा बढ़ता जाता है और आप ट्रस्ट करने लगते हैं। आप ओवर कॉशियस नहीं होते हैं कि मेरी पत्नी, मेरी बहन या मेरी गर्लफ्रेंड है तो इसको कोई देख न ले। ये समाज के विकास क्रम पे तय होता है। लेकिन चूंकि अब हर जगह अलग अलग चीजें डेवलप हो रही हैं, तो उसकी वजह से है। और इसका मैं मानता हूँ कि ये एक
मेंटालिटी है जो लोगों के अंदर अभी है और बहुत कूट कूट के भरी हुई है। अनुपमा जी हमारे साथ हैं। अनुपमा जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तमाम कई बड़े चैनल्स की आप रिपोर्टर रही हैं, आपने रिप्रेजेंट किया है। इस समय आप मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से हम लोग को ज्वाइन कर रही हैं। अनुपमा जी हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, एक सत्य घटना मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे एक भैया भाभी हैं, वो दोनों डॉक्टर हैं और दोनों का एजुकेशन दिल्ली से हुआ, मेडिकल कॉलेज में। तो भाभी कहती हैं कि भैया ने उनको स्मोकिंग करना सिखाया जब वो लोग साथ में थे, उन्हीं को उन्हें ड्रिंक करना सिखाया और वो उनके साथ मॉडर्न ड्रेसेस में घूमते थे। लेकिन शादी के बाद वो पलट गए। अब वो उनसे कहते हैं स्मोकिंग भी मत करो, बार में भी मत चलो, जीन्स भी मत पहनो। तो ये जो प्रेमिका और पत्नी के अलग अलग मापदंड है या जो दोहरापन है, इससे हम समाज का किस कैरेक्टर को हम देखते हैं अनुपमा जी? लगता है वो नेट की कुछ प्रॉब्लम है, अनुपमा जी फ्रीज हो गई हैं। मैं यही सवाल अंजलि मैडम से पूछ सकता हूँ क्या? अंजलि मैडम भी लगभग उसी प्रोफाइल में है, हमारे साथ जर्नलिस्ट है और बेंगलुरु से ज्वाइन कर रही है। अनुपमा जी आप सुन पा रही हैं क्या? नहीं लगता जी, अनुपमा मुझे जी अब को। सुनाई दे रहा है। हाँ, उस नेट की कुछ प्रॉब्लम थी, तो मेरा सवाल आप सुन पाई थी क्या? नहीं, 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 मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से करिए। अनुपमा जी मैं बताया था कि मेरे एक भैया भाभी हैं जो दिल्ली में डॉक्टर हैं और वो दोनों साथ में उनका एजुकेशन हुआ। तो भाभी बताई थी कि भैया ही ने जब उनका अफेयर चल रहा था तो उनको स्मोकिंग करना सिखाया, उनको शराब पिलाना सिखाया, उनके साथ घूमते थे, डांस करते थे, बार्स में जाते थे। लेकिन जब उन्होंने शादी कर ली तो अब उन्हीं चीजों का विरोध कर रहे हैं जो उन्होंने सिखाई अपने साथ। वो कहते हैं अब तुम स्मोक मत करो, अब तुम शराब मत पियो, अब तुम बार डांस करने मत जाओ। ये चीजें बुरी हैं, नशेला, इसका हम फेवर नहीं कर रहे कि ये सब चीजें होना चाहिए। लेकिन प्रेमिका जैसे ही पत्नी बनती है, आदमी का मापदंड बदल जाता है। ऐसा क्यों? एक क्या कैरेक्टर दिखता है इसमें हमारा? आप उसको किस तरह से देखती हैं अनुपमा जी? देखिए, बिल्कुल हमने खूब देखा है कि जब आपस में अफ़ेयर होता है, तो बहुत खुलापन रहता है। वो खुद भी समाज की परवाह नहीं करते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे बार में जा रहे हैं या फिर क्लब में जा रहे हैं, तो उस उन सब चीज़ों का सेवन वो खुद दोनों एक दोस्त की तरह व्यवहार रहता है कि भई अगर वो ड्रिंक कर रहे हैं, तो उसकी जो प्रेमिका है वो भी ड्रिंक कर रही है तो उन्हें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन जब बात आती है कि वो प्रेमिका जब पत्नी बन जाती है, तो बाउंडेशन शुरू हो जाती है। क्योंकि वो एक सामाजिक दायरा जो हम लोगों ने देखते हुए आए हैं या फिर समाज ने जो बना रखा है कि पत्नी यानी कि वो घर की लक्ष्मी, घर की दहलीज और घर की मतलब चार दीवारी में उसको रहना, मान-सम्मान, सामाजिक मान-सम्मान, तो उसकी वजह से जो प्रेमी हैं या फिर जो प्रेमी पति बन जाते हैं तो उसपे बाउंडेशंस लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई जगह आज के दौर में अगर देखा जाए तो कई प्रेमी अगर बाद में पति-पत्नी बनते हैं तो उसी तरह की लाइफ जी रहे हैं वो मेट्रोज़ में। ये दिक्कत कहाँ आती है? जहाँ छोटे शहरों में आती है, जहाँ एक-दूसरे को हम जानते हैं, पहचानते हैं, वहाँ पर ये दिक्कत आती है कि जब तक वो जो प्रेमिका रहती है तब तक तो सारी जो बाउंडेशंस हैं वो खत्म होती है। लेकिन जैसे ही प्रेमिका पत्नी बनती है, तो वहाँ पर शुरू हो जाती है उसका पत्नी रूपी जो मुखौटा है, वो जो सामाजिक दायरा है और वो जो उसकी सुरक्षा जिस तरह की उसने अपने माता-पिता को देखा है कि मेरी माँ कैसी रहती थी, वैसे ही वो अपनी पत्नी को भी ढालने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे-धीरे अगर देखें, तो दौर जो है वो बदलता जा रहा है। अगर वहीं जो पति-पत्नी है यहाँ मतलब छोटे शहरों को छोड़कर अगर वो बड़े शहरों में जाते हैं, तो उसी तरह का जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं, वहाँ कोई बाउंडेशंस नहीं है, क्योंकि वहाँ एक-दूसरे को कोई नहीं जानता है। और छोटे शहरों में क्या है कि एक-दूसरे को जानते हैं, तो सामाजिक दायरा है, उसकी वजह से वो अपनी पत्नियों को उसी तरीके से रखना पसंद करते हैं, जिस तरह से हमारे जो समाज ने दिया हुआ है, उसने अपने माता-पिता को देखा हुआ है। मेरा चलिए ये मानना है। अंजलि मैडम के पास चलते हैं। अंजलि मैडम हमें बेंगलुरु से ज्वाइन कर रही हैं। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपने बहुत सारे जगह आप काम करती हैं। आप हेल्थ में भी आपने काम किया है, अभी भी करती हैं हेल्थ में, और आपने करीब 200-300 इंटरव्यूज लिए हैं लोगों के, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो आप भी एक पत्रकार के रूप में स्थापित हैं। अंजलि मैडम मैं आपसे जानना चाहता हूँ, महिला जो ड्रेस पहनती है
घूंघट पहनती है या नहीं पहनती है, जीन्स पहनती है, स्मोक करती है नहीं करती है, शराब पीती है, अलग विषय है। क्या ये चीजें किसी महिला का कैरेक्टर का मापदंड हो सकती हैं? पुरुष का क्यों नहीं होती? पुरुष जीन्स या टी शर्ट पहनता है तो उससे उसका कैरेक्टर नहीं दिखेगा, लेकिन महिला अगर जीन्स और टी शर्ट पहनती है तो उसका कैरेक्टर क्या उसकी ड्रेस से, उसकी सिगरेट पीने से, या उसके शराब पीने से, या उसके घूमने से तय होता है क्या? ये समाज का कैसा मापदंड? नमस्कार सभी को। आलोक जी, मेरा जवाब है ये कि देखिए, हम जिस भारतीय समाज में रहते हैं वहाँ पर कहा जाता है कि जो संस्कृति की एक आधारशिला है वो स्त्री के कंधों पर ही ज़्यादा रहती है। अब क्यों रहती है वो हम सब जानते हैं कि शुरुआत ही ऐसे रही है, तो माना जाता है कि एक स्त्री कर रही है तो उसको ज़्यादा गलत कहा जाता है कि भाई पुरुष तो ऐसे ही होते हैं, उन्हें अलाउड है, तुम मत करो। ये बहुत एक कॉमन सेंटेंस है जो हम घरों में सुनते हैं कि वो कर रहे हैं, उनको करने दो, तुम मत करो, या लड़के तो छेड़ेंगे ही, तुम मत उन पे ध्यान मत दो, तुम अपना काम करते रहो। तो ये बहुत डबल स्टैंडर्ड है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं रोक नहीं पाऊंगी अपने आप को। एक बात और मैं इसके साथ ऐड करना चाहूंगी, जो अभी पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, वो ये कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई हस्बैंड है जो पहले नहीं कहते थे और अब कहते हैं, तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि इवॉल्व वो भी हो रहे हैं, जैसे हम सीख रहे हैं इसलिए हम पुरुषों को भी इवॉल्व धीरे धीरे होंगे, वो भी उसी कंडीशनिंग से आ रहे हैं। जब घर में कोई गेस्ट आता है तो लड़कियां हमारे जैसी अपने आप किचन की तरफ भागती, लड़का नहीं भागता। हमें आदत है, हमारे खून में है वो बचपन से कि औरतें करती हैं, तो वो आदत में है हमारी। और अगर हम पढ़ लिख गए हैं तो आपका अधिकार है कि आप उसे कहें कि हम फॉलो नहीं करेंगे, तो ये आपको कहना पड़ेगा। हम पूछ क्यों रहे हैं किसी से? हमें किसी का अलाउमेंट हमें किसी से नहीं चाहिए, हमें खुद उसको कहना पड़ेगा कि हम ये चाहते हैं या ये हम नहीं चाहते। नीरज जी, किसी भी व्यक्ति की ड्रेस पहनना एक निहायत व्यक्तिगत मसला है, उसे सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं होना चाहिए, ना वो विषय है बहस का कि एक व्यक्ति की पत्नी घूंघट में क्यों है। ये विषय नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत मसला है पूरी तरह से। हमारा विषय ये है कि नीरज जी, जब हम बात करते हैं किसी भी स्तर पर, तो हम दूसरे चरित्र की बात करते हैं, महिला के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम महिला के खुलेपन की बात करते हैं, हम महिला के ताकतवर होने की बात करते हैं, हम महिला के स्वतंत्र होने की बात करते हैं, हम अलग अलग विषयों पे बात करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब अपनी पत्नी को देखता है, और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे जो ट्रॉल हुए वो, या जो उनकी विषय हुआ, या जो चर्चा का विषय बना, वो इसलिए बना कि जब आप चर्चा करते हैं तो इन तमाम दूसरे मापदंडों को लेकर चर्चा करते हैं, लेकिन जब आप अपनी पत्नी को देखते हैं तो आप दूसरे मापदंडों को लेकर देखते हैं। तो जो समाज का दोहरापन है, हम इस व्यक्ति विशेष पर बात नहीं कर रहे, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि समाज का जो दोहरापन है, ये समाज का क्या कैरेक्टर दिखाता है, उसका समाज पे किस तरह से आप इम्पैक्ट देखते हैं, इसका असर क्या देखते हैं आप समाज में? नीरज जी। नहीं आलोक भाई, इसका असर तो नो डाउट बहुत ही खराब है। जो बात मैं पहले कहा था उसी को आगे एक्सटेंड करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए, जिस हमने कहा था कि समाज के अलग अलग स्तर पे इवॉल्व हो रहे हैं चीजें, कि आप छोटे शहर में जाइए तो वहां पे भी एक बहुत एलीट वर्ग होता है, उसके घर के माहौल दूसरे होते हैं। उसी शहर में जो तरह तरह के लोग रहते हैं वो अलग माहौल होते हैं। मुंबई में आप आएंगे तो आपको एकदम अलग नजारा मिलेगा। जब मैं आया था लखनऊ से दिल्ली 98 में, तो मैंने कभी देखा नहीं था किसी लड़की को सिगरेट या शराब पीते हुए। मैंने देखा तो मेरे लिए कल्चरल शॉक था, अच्छा ये भी होता है, हुआ। लेकिन उसको हमने एब्जॉर्व किया, सीखा, हाँ भाई इसमें बुराई क्या है, हम पी सकते, वो क्यों नहीं पी सकती है। कहने का मेरा मतलब ये है कि समाज के अलग अलग स्तरों पर इवॉल्वमेंट है। और एक जो बहुत गड़बड़ बात जो मुझे लगती है वो थोड़ी लोगों को कंट्रोवर्शियल लग सकती है, मेल्स के अंदर खासतौर पर देखा बहुत पॉजिटिवनेस होता है। गर्लफ्रेंड के लिए उतना पॉजिटिवनेस नहीं होता, लेकिन बीवी के लिए बहुत पॉजिटिवनेस होता है। तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है जो अभी अनुपमा जी कह रही कि जब तक वो गर्लफ्रेंड है तब तक उसके लिए बहुत आप पॉजिटिव नहीं है, शादी होने के बाद आप पॉजिटिव हो गए। अब क्यों पॉजिटिव हो गए आप, किस लिए आप पॉजिटिव हो गए? क्योंकि आपने डबल स्टैंडर्ड बना रखे हैं और आपको वैसे ही संस्कार मिले। दूसरी बात जो जो शायद कुछ लोगों को कंट्रोवर्शियल लग सकती है कि हमारे यहाँ जो फेमिनिज्म का मूवमेंट चल रहा है या जो महिला उत्थान की बात है, उसमें एक बहुत बेसिक गड़बड़ मुझे लगती है, मे बी रॉन्ग। उसमें प्रिविलेज मत दीजिए आप किसी को। लड़की है इसलिए प्रिविलेज आप देते हैं ना, वहीं पे सारी गड़बड़ शुरू होती है। इक्वल होना चाहिए। जब आप प्रिविलेज देते हैं तो आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन जैसे ही आएगा तो फिर हमको लगता है कि दूसरे प्लेनेट से आया हुआ कोई व्यक्ति है ये, ठीक है। तो वहां पे आपने लाइन खींच दी, वहां पे दिक्कत होती है। अगर आप उनको इक्वल ट्रीट करें, हर लड़का लड़की बराबर है, किसी तरह कोई अंतर नहीं उसमें, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, नौकरी में हो, सैलरी में हो, वेजेस में हो, कपड़े पहने, जो जिसका दिल करे वो पहने। तो जहां पे इक्वालिटी आप लाएंगे वहां तो ठीक है। जैसे ही आप उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ये थोड़ा प्रिविलेज है,
जैसे मैंने बहुत सारे ऑफिसेज में देखा, अपने ऑफिस की भी मैं बात कर रहा हूँ, बुराई कर देता हूँ उसकी, कि वो लोग का जो एटीट्यूड होता है ना कि लड़कियों को एक पायदान ऊपर रखिए आप, ये गलत है। यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। क्योंकि जब आप उनको इक्वली लाना चाहते हैं, उनको बराबर लाना चाहते हैं, तो इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए ना। नीरज जी, ये अब मुझे एक लगता बात है कि और आप समझना चाहते हैं, ज्यादा लोग इसको स्पेसिफिकली डिस्कस मैं नहीं सीधा आपसे सवाल करता हूँ, सीधा है। सीधे ही सवाल दो टूक कर देता हूँ कि जब हम हम्म, प्रेमिका हमारे साथ मोटरसाइकिल पे पीछे बैठती है, कम कपड़े हम्म, पहनकर, सिगरेट पीती है, शराब पीती है, तो वो हमें एक अचीवमेंट लगता है कि एक आधुनिक महिला, आधुनिक लड़की हमारी प्रेमिका है। लेकिन जब वो पत्नी बन जाती है तो वो हमारे लिए बदनामी का सबब लगता है, हमें उससे परेशान होने लगते हैं। तो बदलाव क्या हुआ? सिर्फ एक शादी तो हुई है, वो लड़की वही है, मोटरसाइकिल वही है, सिगरेट वही नहीं है, नहीं शराब वही है, बार वही है, लेकिन पहले वो अचीवमेंट लगता था दोस्तों के साथ कि एक आधुनिक लड़की हमारी गर्लफ्रेंड है, और एक आधुनिक लड़की आपकी पत्नी है, इसमें अब बदनामी लगने लगी। तो एक अंतर कहाँ आ जाता है, ये बताइए ना। अंदर है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, पजेसिवनेस। कल तक जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो मेरी बीवी नहीं थी। अब मतलब और खुले में बोलूं, लोग मुझे हो सकता है गाली दे दें, आप बीवी को अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं। आप अपने घर में थूकते हैं क्या अपने ड्राइंग रूम में, लेकिन सड़क पे निकलते थूकते हैं, क्योंकि वो आपकी है नहीं, तो पब्लिक की है। बहुत बड़ा अंतर है कि जैसे ही गर्लफ्रेंड आपकी बीवी बनती है, आप पजेसिव हो जाते हैं। वहीं पे सारे भेद शुरू होते हैं। ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, इनसे मत बात करो, देर रात तक आप फोन पे किससे बात कर रही। ये सब बंधन आप गर्लफ्रेंड पे नहीं लगाते हैं, बीवी पे लगाते हैं, और उस गर्लफ्रेंड पे भी लगाते हैं जिससे आपको लगता है कि अब इससे मेरी शादी होने वाली है। वहीं पे देखिए आप, जैसे आप कमिटमेंट की ओर बढ़ते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं और आप ये शुरू कर देते हैं। तो जो आपकी बचपन से अपब्रिंगिंग हुई है ना, प्रॉब्लम वहां पे है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इवॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, इसको हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे। ये गलत है। वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं, वो आपके इक्वल है, आपके बराबर है, आपके साथ चलेंगे वो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो, ये संस्कारों और अपब्रिंगिंग का पूरा मैटर है कि आप अपने लड़कों को, लड़कियों को तो 10 कानून सिखाए जाते हैं घर में, ऐसा करो, लड़कों को क्यों नहीं सिखाते आप? चलिए लड़कों को क्यों अनुपमा नहीं जी से बोलते पूछते 11 बजे हैं ये रात में आप बात। कहाँ से आ रहे हैं? अनुपमा जी, जो बात नीरज जी कह रहे थे, मैं आप इसे व्यक्तिगत ना माने, निजी सवाल नहीं है ये, प्रतीक के रूप में हम आपसे निजी के रूप में पूछ रहे हैं। ये तो सही है कि दोहरे मापदंड है समाज में, बॉयज को एक करना चाहिए, गर्ल्स को एक करना चाहिए, लड़कों को एक करना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए। मैं आपसे ये सवाल सीधा निजी के रूप में पूछ रहा हूँ कि इन दोहरे मापदंडों से, आप चूंकि पत्रकार रही हैं, आपको क्या नुकसान हुए? आपको ऐसा क्या लगा कि जो आपके पंख कतरे गए, या जो आपके दोहरे मापदंड हुए, आपके विकास में, आपकी प्रतिभा के खिलने में, आपको पंख उठा के जो आसमान में आप उड़ सकती थी, आपको नुकसान कहाँ कहाँ इन दोहरे मापदंडों की वजह से हुए, वो मैं जानना चाहती हूँ। आप माने महिलाओं को कहाँ कहाँ नुकसान होते हैं जी। देखिए, मैं आपको बताऊँ तो मैं इस मामले में बड़ी लकी रही कि जैसे क शुरुआत हम अपने घर से करते हैं। मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छे से पाला, और ये हाँ, जब हम स्कूल कॉलेज में आए तो क्योंकि चूँकि बड़े हो गए थे, माँ-बाप ही सिखाते हैं कि कोई लड़का अगर आपको छेड़े, तो उसको पहले बोलना नहीं है, और अगर करे तो भले ही उसका सर तोड़ देना, बाद में हम देख लेंगे। तो इस तरह का माहौल मुझे मिला। मेरे फादर ने, मेरे भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया। मैं हाँ, एक बात जॉब में बता दूं, आपको अनुपा जी जो है चंबल की हैं जी, अनुपा जी। तो इस तरह का, और मैं राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ, तो हमारे यहाँ जो पर्दा प्रथा है, जैसे कि हमारे यहाँ इसको अच्छा माना जाता है। मेरी भाभियाँ हैं, वो एक बैंक में है, एक टीचर है। घर से इतनी लाज मार के जाएँगी, लेकिन बैंक जाएँगी तो बढ़िया अच्छे से वो उस ज़ोन में कम्फर्ट है। उनको ना साड़ी पहनने में दिक्कत है, जैसे बोलते हैं कि भई आप सूट पहन लो, बोले नहीं, अब हम इसमें कम्फर्ट है कि हम साड़ी पहनने में, उनको साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसे हम बंधन नहीं मान सकते। जिसको जो अच्छा लगे, कोई जीन्स और टॉप में अगर लड़की कंफर्टेबल है तो वो उसका शौक है, उसे काम करने में वो इजी लग रहा है तो उसे पहनने दिया जाए, उसे टोका ना जाए। आप कोई राजपूती ड्रेस में भी बढ़िया अच्छे से तलवार और घुड़सवारी कर सकता है, तो ये उसका कंफर्ट है। तो मैं ये मानती हूँ कि ड्रेस को कोड ना किया जाए कि वो लड़की है या लड़का है। आज अगर देखें तो कई सारे लड़के इस तरह के हैं कि जिन्हें गे की श्रेणी दी जाती है, वो उनको महिलाओं के कपड़े पहनने ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये उनका उनका कंफर्ट है कि उनको जो अच्छा लग रहा है वो उनको भी हर व्यक्ति को स्वतंत्रता की आजादी है। और वैसे भी ये कहते हैं
कि घूंघट में अगर कोई महिला है तो उसे देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। अगर दुल्हन स्टेज पे घूंघट डाल के आती है तो लोगों की निगाहें आप अगर देखेंगे तो कि जरा सा ये घूंघट उठे तो हम इसे देख सके कि वो कितनी सुंदर लग रही है। और जो दुल्हन नाचते हुए आती है तो उसकी तरफ उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता। तो जो हमारे संस्कार हैं कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने कुछ सोच समझ कर ही वो संस्कार दिए। साड़ी पहनने का आज देखिए दौर आया है, आज फिर से महिलाएं खुलेआम साड़ियां पहन रही हैं, साड़ी में काम कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, घुड़सवारी और इंस्टेंट जैसी चीजें साड़ियों में कर रही हैं। तो जिसको जो अच्छा लगे उसे पहनावे की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। दूसरी चीज ये आती है कि हाँ, हमें जॉब में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है कि कहीं ना कहीं वहां पुरुष का ईगो टकराता है कि हम उनसे बेहतर काम कैसे कर सकते हैं। आप देखिए कि अगर एक महिला, जैसे मैं अपना उदाहरण दूं तो मुझे ग्वालियर डिवीजन का ब्यूरो हेड बनाया गया था। मेरे जूनियर्स जो थे वो जेंट्स थे, वो मुझसे उम्र में बड़े थे। उनको ये चीज पचने नहीं पच पा रही थी कि ये एक लेडी है और ग्वालियर चंबल से आई है, वो हमारी हेड कैसे हो सकती है, हमको ऑर्डर कैसे दे सकती है। तो ये जॉब में कहीं कहीं पे ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं और मुझे लगता है हर महिला को करनी पड़ती हैं। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन आप अगर स्मार्ट वर्कर हैं और अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं तो शायद इन सब चीजों जो छोटी मोटी जो परेशानी है उन परेशानियों को भी दूर किया जा सकता है। तो आप अंजलि अपने मैडम से काम से पूछते हैं। अंजलि मैडम ने अभी शादी शायद नहीं की है। मैडम, आपके अभी अलग मापदंड कोई आपसे कहे कि महिलाओं को इस तरह से कार्य करना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए, इस तरह से कपड़े पहनना चाहिए, इस तरह से अपने विचार खुले रखना चाहिए, प्रगति तरक्की करनी चाहिए, जॉब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अचानक आपकी शादी होती है और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आप पे लगा दिए जाते हैं, तो इसमें महिलाओं की मानसिकता पे, उनके ग्रोथ पे या उनकी तरक्की पे, उनके विचार पे किस तरह का अंतर आता है, मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ। बड़ा टिपिकल सवाल आपने मेरे ऊपर रखा है। मुझे तो लगता है मैं पहले ही यहाँ पे एक प्रश्न वाक्य लगा दूंगी, कि प्रश्न चिन्ह लगा दूंगी कि जब शादी हो रही है तो शादी हो जाने के बाद का इंतजार क्यों करे। वो महिला अगर पढ़ी लिखी है तो सारी चीजें जांच परख के पहले ही जाए, क्योंकि उसको इतनी समझ उसके पेरेंट्स ने दी हुई है, शिक्षित है, अपना भला बुरा समझती है, तो सब समझ के जाए। और मुझे लगता है ये सेल्फ चॉइस की बात है। मतलब कैसे आप किसी को बता सकते हैं कि ये करना है या ये नहीं करना है। माना हमने कि हम एक किसी जिस परिवेश से आ रहे हैं वो हमारे खून में है और हम चाहे अनचाहे उसको फॉलो करते हैं, पर यही देखने की बात है कि महिला को किसी को आकर्षित करने के लिए घूंघट ओढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका विवाह हो रहा है, आप किसी परिवार में जा रहे हैं, आप ऑफ कोर्स एक डिसेंट ड्रेस में रहें, और किसी को आकर्षित करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में पूरे हैं, आपको किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए। तो ये मेरा विचार है कि थोड़ा सा एक स्त्री को शरीर के रूप में देखिए ज्यादा देखा जाता है, ये बात हम सब जानते समझते हैं, पर इसके लिए भी स्त्री को ही खड़े होना पड़ेगा, उसको ही बताना पड़ेगा कि मैं इससे भी आगे बहुत कुछ हूँ। ये मेरा विचार है। अंजलि मैम, एक छोटी सी बात और, क्या व्यक्ति की ड्रेस या उसके विचार उसकी आधुनिकता दर्शाते हैं क्या? क्या आप जीन्स पहने तो आप आधुनिक है, साड़ी पहने तो आप पुरातन है, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि वो अपने आप में कितना कंफर्ट महसूस कर रहा है, ये उसकी आधुनिकता जताते हैं। अगर आप साड़ी में कर रहे हैं तो आप साड़ी में भी आधुनिक है, अगर आप जीन्स में कर रहे हैं तो आप जीन्स में भी आधुनिक है, बशर्ते कि वो ड्रेस आपके जो आप काम कर रहे हैं उसमें कोई असुविधा ना पैदा कर रही है। नीरज जी, शो का अंत आपको करना है, लेकिन हम एक छोटी सी बुंदेली बात बताना चाहते हैं कि हमारे बुंदेलखंडी में कहा जाता है कि अगर आप शादी में बता दें कि शादी में इस तरह नहीं इस तरह से सब्जी बनती है, तो चटाई आप ही को बिछा दी जाती है कि चाची अब आप ही बना के बता दो। तो चूंकि तो चूंकि आपने जो एक महत्वपूर्ण बात उठाई, सामाजिक बात उठाई, पॉजिटिवनेस की, कि आप व्यक्ति महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगता है समाज, और इसलिए रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, तो आपने इसका जो सामाजिक बिंदु उठाया, अब हम आपसे इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी आज हम आपसे ही चाहेंगे, और उसी पर हम इस शो को समाप्त करना चाहेंगे कि इस तरह की सोच हमारे समाज में ऐसी क्यों है, और जब तक इस सोच है, क्या जब तक महिलाओं को वो दर्जा मिलेगा बराबरी का, या जो महिलाओं की जो प्रतिभा है, क्या उसका फायदा देश को मिल पाएगा, जब तक इस तरह की सोच, इस तरह से के रिस्ट्रिक्शंस समाज महिलाओं पर लगाता रहेगा? नीरज जी। बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। देखिए, अगर हम ये थोड़ा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव डाल लेते हैं इसमें, अगर हम $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हैं और हमारी आधी आबादी महिलाओं की है,
उनका एम्प्लॉयमेंट रेट 23% है केवल, तो आप सपना ही देखते रहेंगे अगले 200 साल तक, ठीक है? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारी 60% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है और सबसे प्रोडक्टिव एज आदमी की, प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, वो 18 से 45 होती है। अगर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एज में आधी महिलाएं हैं और उनको हम काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं या उनको उस तरह से ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो ये 10 ट्रिलियन विश्व गुरु ये सब फालतू के जुमले हैं। इस लिहाज से भी अगर आप सोचें तो भी आपको ये चाहिए कि अपने घरों में जो बच्चियां हैं उनको वैसा ही ट्रीटमेंट मिले जैसे लड़के को देते हैं। उनके साथ किसी तरीके का भेदभाव अगर आप बचपन से नहीं करेंगे ना, तो वो क्या पहनती हैं, वो क्या खाती हैं, वो क्या घूंघट, कुछ कभी इशू बनेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों एक पार्लेंस पे ग्रो करें। मैं इसीलिए कह रहा था शुरू में कि डिस्क्रिमिनेट मत करिए, लड़की है तो प्रिविलेज, लड़का है तो प्रिविलेज, कुछ नहीं, दोनों सेम इक्वल पे चलेंगे। तो जब वो 18 साल के होंगे तो उनको कोई भेद दिखेगा नहीं, फिर वो दोनों ग्रो करेंगे। और महिलाओं का ग्रो करना बहुत जरूरी है बॉस। चाइना में 73% महिलाएं काम करती हैं, हमारे 21-22% पे है ये। तो इस लिहाज से भी अगर आप देखें, स्वार्थी हो जाइए कि हमको देश को ग्रो कराना है, तब भी ये बेनिफिट है कि आप महिलाओं को ही आगे करिए। और उनके अंदर बहुत टैलेंट है। पिछले 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ, जब भी बोर्ड का रिजल्ट आता है लड़कियां ही बाजी मारती, ज्यादा अच्छा पढ़ाई कर लेती हैं, लड़के तो पता नहीं कैसे पढ़ रहे हैं। तो हर लिहाज से मुझे देखिए, लगता है लड़कियां घर का काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी कर लेती हैं और लड़के बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। लड़कियां देखने के चक्कर में पीछे रह जाते हैं, आज भी रह जाते हैं, तब भी रहते थे और आज भी रह जाते हैं। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि लड़कियों को अच्छी शिक्षा, जितना आप अपने बेटे, मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं, जो आप अपने बेटे के लिए सोचते हैं वही बेटी के लिए सोचिए। दोनों बराबर ग्रो करेंगे, अपनी हैसियत के हिसाब से दोनों को बराबर की शिक्षा दीजिए, आप देखिए कोई फर्क नहीं दिखेगा। जनरली जैसे बहुत मैं बता रहा हूँ, ये बहुत पढ़े लिखे घरों की बात बता रहा हूँ मैं, लड़के का अगर बर्थडे है उनके तो आप देखिए तैयारियां, और लड़की का है तो देखिए तैयारियां, साफ अंदर दिखता है कि वो भेद करते हैं। डॉक्टर का बर्थडे है तो उतने अच्छे से नहीं मना रहे, लड़के का है तो पूरा मोहल्ला आ रहा है, ये क्या है? इसलिए मुझे इस बात पे आपत्ति है कि आप दोनों को सेम ट्रीटमेंट दीजिए, दोनों को एक ही लेवल के कपड़े, एक ही लड़के के लिए तो बहुत अच्छी किस्म की चीजें आएंगी, उसने कह दिया तो उसको एसिक्स का 10,000 का जूता खरीदेंगे, लड़की ने कह दिया तो नहीं चलो बाटा से ले लेते, काम चला लो तुम पावर से। क्यों होना चाहिए? दोनों को सेम करिए आप, तब आप देखेंगे फर्क, और तभी ये सब झंझट खत्म होंगे, क्योंकि बचपन से नींव जो आप डालेंगे ना वो अच्छी डालेंगे। आज का जो मेरा विषय था, जो मैं समझना चाह रहा था कि व्यक्ति को पत्नी चाहिए घूंघट में, लेकिन प्रेमिका स्लीवलेस में चाहिए। ऐसा क्यों है? नीरज जी ने बताया कि जो एक पॉजेसिवनेस है, आदमी की जो एक प्रॉपर्टी होल्ड करने की जो उसका चरित्र है, कि उसको लगता है कि वही लड़की अब उसकी संपत्ति बन गई है और वो उस पर अधिकार चाहता है। अनुपमा जी और अंजलि मैडम ने बताया कि जब आप किसी महिला को उसकी संपत्ति समझते हैं, उसकी प्रॉपर्टी समझते हैं, तो उसके ग्रोथ में, उसके विस्तार में, उसके विकास में अंतर आता है। और नीरज जी ने इसको जब समाप्त किया तो उन्होंने फिर इस बात पर जोर दिया कि अगर आप इस तरह का भेद करेंगे तो ये समाज जो है तरक्की नहीं कर पाएगा, प्रगति नहीं कर पाएगा। अंजलि मैडम ने भी ये बात कही कि अगर समाज में पढ़ी लिखी महिला है तो उसको पहले से ही अपने जीवन की एक तैयारी रखनी चाहिए। आप तमाम लोगों ने इस विषय पर जानकारी रखी, और जो एक बात थी, एक महत्वपूर्ण बात थी, जो पिछले 2 दिन से पूरे सोशल मीडिया पे चल रही थी, तो शायद लोग इसको समझना चाह रहे थे, आप तमाम जानकारों ने वो गांठें खोल दी जो सोशल मीडिया में और समाज ने बांधी थी। मैं इसलिए आप तमाम लोगों का धन्यवाद देता हूं। आप सबका आभार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।